मोहतरम दोस्तों, हमने पिछली किस्त में मालूम किया कि कैसे इंसान ने चांद पर पहुंचने के लिए जानी और माली कुर्बानियां दी। अपोलो सीरीज़ में अपोलो 1 के बाद अपोलो 13 वो मिशन था जो अपनी नौइयत का खौफनाक मिशन कहलाता है। 11 अप्रैल 1970 को नासा ने अपोलो 13 मिशन लॉन्च किया। जिम लोवेल, जैक और फ्रेड को इस मिशन के लिए चुना गया। इस मिशन को ज़मीन से परवाज किए जब 2 दिन गुजर गए तो रॉकेट में शॉर्ट सर्किट के बायस खलाई जहाज का एक ऑक्सीजन टैंक फट गया। जिस वक्त ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हुआ तब ये चांद के मदार में दाखिल हो चुके थे। ज़मीन से इस कदर दूरी के बायस साइंसदानों ने इन तीनों खलाबाजों की मौत यकीनी करार दे दी, क्योंकि ऑक्सीजन टैंक फट जाने के बाद ऑक्सीजन बहुत ही कम मिकदार में रह गई थी। खलाई जहाज में ऑक्सीजन के जरिए सांस लेने के अलावा ऑक्सीजन को रॉकेट के ईंधन, बिजली और पानी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इन खलाबाजों के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो खलाई गाड़ी को ऑन रखते और अंदर का दर्जा हरारत नॉर्मल रखते, लेकिन ऑक्सीजन इतनी मिकदार में न थी कि ये सांस ले पाते। इसीलिए उन्होंने सारी खलाई गाड़ी ऑफ कर दी और फैसला किया कि चांद का चक्कर लगाकर चांद की कशिश शकल इस्तेमाल करते हुए खलाई गाड़ी का रुख ज़मीन की जानिब किया जाए। सो इस खलाई गाड़ी ने चांद की सतह से 254 किलोमीटर ऊपर प्रवास करते हुए चांद का चक्कर लगाया, तस्वीर ली और वापसी का रुख किया। जिंदगी की उम्मीद लिए वापसी के इस तकलीफ सफ़र में जहां एक तरफ पानी की कमी का इन खलाबाजों को सामना करना पड़ा, वहीं कपकपा देने वाली ठंड ने इनको जकड़े रखा। 17 अप्रैल 1970 को ये खलाई गाड़ी ज़मीन के मदार में दाखिल हुई और यूं इन तीनों खलाबाजों को बाहिफाजत वापस उतार लिया गया। इस मिशन पर हॉलीवुड ने अपोलो 13 नामी शाहकार फिल्म तख्लीक की, जिसमें इस हादसे और इस दौरान गुजारे गए एक लम्हे को इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में फिल्माया गया। ये फिल्म इंटरनेट पर उर्दू डबिंग में मौजूद है। बहरहाल अपोलो 13 मिशन को नाकाम मिशन करार दिया गया, क्योंकि ये चांद पर उतरने में नाकाम रहा। 31 जनवरी 1971 को नासा ने अपोलो 14 मिशन लॉन्च किया। एलन शेपर्ड, एडगर मिशेल, स्टुअर्ट रूसा इस मिशन का हिस्सा थे। इस मिशन में खलाबाज एलन शेपर्ड और एडगर मिशेल ने चांद की सतह पर 2.25 दिन गुजारे, जबकि रूसा ल्यूनार ऑर्बिटर में रहकर चांद का चक्कर लगाते रहे। इस दौरान 45 किलो पत्थर इकट्ठे किए गए। एलन शेपर्ड ने चांद पर गोल्फ भी खेली, जो गेंदें वो खसूसी तौर पर ज़मीन से लेकर गए थे। इसके अलावा चांद की सतह पर मुख्तलिफ पौधों के बीज लगाए और कुछ आईने भी चांद की सरजमीन पर लगाए, जिन्हें रेट्रो रिफ्लेक्टर्स कहा जाता है। आज साइंसदान इन आईनों पर ज़मीन से लेज़र शुआएं फेंककर इनसे मुनक्किस होने वाली रोशनी के ज़रिए चांद और ज़मीन के दरमियान एग्जैक्ट फासला नापते रहते हैं। अपोलो मिशन में चांद की सतह पर खलाबाजों ने ऐसे रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाए जिसकी वजह से हम चांद से ज़मीन तक का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, और यहाँ से हम जब लाइट उन शीशों पर मारते हैं तो वो वापस आती है। चांद पे जो शीशे या रेट्रो रिफ्लेक्टर जो नस्ब किए गए अपोलो मिशन के दौरान, तो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज ये करती हैं कि यहाँ से एक लेज़र बीम चांद के ऊपर फेंकती है, क्योंकि हमें पता है कि चांद के किन किन मकामात पे वो शीशे नस्ब हैं। तो यहाँ से जब लेज़र लाइट फेंकी जाती है तो 1 सेकंड तकरीबन उसको जाते हुए लगता है और 1 सेकंड उसको वापस आते हुए लगता है। तो एग्जैक्ट हम जो है ये पैमाइश करते हैं कि कितनी देर में ये जो लाइट है, ये लेज़र बीम है, ये कितनी देर में टकरा के चांद से वापस आई है। तो इसके ज़रिए हम चांद की एग्जैक्ट पैमाइश कर लेते हैं कि ज़मीन से चांद कितना दूर है इस वक्त। लाइट के आने और जाने का जब टाइम हम कैलकुलेट करते हैं और फिर बाकी कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसकी वजह से ज़मीन और चांद तक का डिस्टेंस मुय्यर किया जाता है।
26 जुलाई 1971 को अपोलो 15 लॉन्च किया गया। इस बार डेविड स्कॉट और जेम्स जेरोम ने चांद की सतह पर 3 दिन गुजारे, जबकि अल्फ्रेड वार्डन लूनार ऑर्बिटर में रहकर चांद के गिर्द चक्कर लगाते रहे। ये पहला मिशन था जिसमें नासा ने बाकायदा चांद पर दूर दराज इलाकों तक सफर करने के लिए चांद गाड़ी भी भेजी, जिसमें बैठकर खलाबाजों ने चांद के 28 किलोमीटर तक के इलाके का सफर किया, पत्थर जमा किए। इस मिशन को ये भी एजाज हासिल है कि पहली बार चांद पर 10 फीट तक खुदाई करके पत्थर निकाले गए। चांद पर गैलीलियो थ्योरी का मशहूर तजुर्बा भी किया गया, जिसके तहत स्कॉट ने थोड़ी और परिंदे के एक पर को एक ही ऊंचाई से जब फेंका तो दोनों चांद की सतह पर इकट्ठे गिरे। इसके अलावा दोबारा चांद की सतह पर मुख्तलिफ जगह रेट्रो रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। अपोलो 15 मिशन इस प्रोजेक्ट का सबसे कामयाब तरीन मिशन करार दिया गया। 16 अप्रैल 1972 को नासा ने अपोलो 16 मिशन लॉन्च किया। जॉन यंग और चार्ल्स डेविड ने चांद पर 4 दिन गुजारे, जबकि कैन मिटन के रॉकेट के दूसरे हिस्से में रहकर चांद का चक्कर लगाते रहे। वापसी पर चार्ल्स डेविड अपनी फैमिली की तस्वीर चांद की सतह पर छोड़कर आए, जिसके पीछे उनकी और उनकी फैमिली के तमाम मेंबर्स के ऑटोग्राफ और पैगामात मौजूद थे। इस मिशन में तकनीकी खराबियों के बायस इसको एक दिन पहले जमीन पर वापस बुला लिया गया। दिसंबर 1972 को अपोलो सीरीज का आखिरी मिशन लॉन्च किया गया, जिसे अपोलो 17 का नाम दिया गया। हैरिसन स्किम्थ और यूजीन कर्नेन ने चांद की सतह पर 3 दिन गुजारे, जबकि रोनाल्ड लेवन लूनार ऑर्बिटर के दूसरे हिस्से में चांद का चक्कर लगाते रहे। चूंकि यह अपोलो प्रोजेक्ट का आखिरी मिशन था और नासा का दावा था कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए तरतीब दिया गया है, इसीलिए अमेरिका ने अपने दोस्त ममालिक के झंडे भी इस मिशन के दौरान खलाबाजों के हवाले किए, जो चांद की सैर करके वापस आए। वापसी पर यूजीन ने अपनी बेटी को अजीबोगरीब तोहफा दिया। वो रॉकेट में वापस जाने से पहले झुके और अपनी बेटी ट्रेसी का नाम चांद की सतह पर तहरीर किया। यूं ट्रेसी वो वाहिद इंसान है जिसका नाम आज भी चांद की सतह पर नक्श है। ये मिशन कामयाबी से वापस जमीन पर उतर गया। यूं अपोलो प्रोजेक्ट को खत्म करने का बाकायदा ऐलान किया गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान 1973 को कराची आए तो पाकिस्तानी कौम ने इनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। इस मौके पर वो स्पार्को के हुक्काम से भी मिले और वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो पाकिस्तानी झंडा तोहफे में दिया जो अपोलो 17 के साथ 3 दिन चांद पर गुजार कर आया था। इसके अलावा चांद से लाया गया पत्थर भी तोहफे में पेश किया गया। नासा की जानिब से पाकिस्तानी कौम को दिए गए ये अनमोल तोहफे आज भी कराची म्यूजियम में मौजूद हैं। यूं तो 1972 के बाद से अब तक किसी इंसान को चांद पर दोबारा नहीं भेजा गया, लेकिन फल्कियात से शगफ रखने वाले दोस्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नासा ने 13 दिसंबर 2017 को ऐलान किया कि बहुत जल्द चांद पर और इसके बाद मरीख पर इंसान को भेजने के मिशन का ऐलान किया जाएगा। इस ज़मीन में अपोलो मिशंस पर कुछ एतराज़ उठाए जाते हैं। आइए इन एतराज़ात का जायजा लेते हैं। जो चांद पे जो झंडा नस्ब किया गया था तो वो कपड़े का नहीं था बल्कि वो प्लास्टिक का बना हुआ था। तो उसको फोल्ड करने की वजह से उसके ऊपर जो तहें पड़ गई थी, तो वो जो सिलवटें हैं तो वो हमें जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ी तो हमें वो इस तरह का पिक्चर्स के अंदर दिखाई दे रहा था कि जैसे वो लहरा रहा है। हालांकि वो लहरा नहीं रहा था, बल्कि वो सिलवटें हैं जो हमें इस तरह की दिखाई दे रही होती हैं। जैसा कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि अमेरिकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग
ने जब अपना पहला कदम रखा चांद पे, तो वो 7 अमेरिकी झंडा भी जो है वो चांद की सतह पर गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो झंडा काफी देर तक हिलता रहा। तो उसके हिलने की वजह ये थी कि एक तो चांद पर हवा मौजूद नहीं है, इसलिए वो हवा की वजह से और हवा की प्रेशर की वजह से रुक नहीं सका, और इस वजह से, और ग्रेविटी भी नहीं है, ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में 6 गुना कम है, जिसकी वजह से वो झंडा हिलता रहा क्योंकि वो नायलॉन का बना हुआ था। चांद में तमाम खींची गई तस्वीर में ज़मीन तो दिखाई देती है लेकिन सितारे दिखाई नहीं देते। उसकी वजह यह है कि चांद के जिन जिन हिस्सों पे ये लैंडिंग हुई, अपोलो मिशंस ने लैंड किया, उन तमाम हिस्सों पे दिन का वक्त था, तो जिसकी वजह से सूरज की लाइट पड़ रही थी और चांद की अपनी सतह इस हद तक चमक रही थी कि जो कैमरा था तो आसमान पे अगर कोई सितारा नज़र भी आ रहा था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, जिससे यहाँ पे दिन के वक्त होता है। बहरहाल यहाँ पे तो ज़मीन पे तो एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसकी वजह से सूरज की लाइट बहुत ज़्यादा फैल जाती है और दिन के वक्त कोई भी सितारा दिखाई नहीं देता। तो चांद पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, रात वहाँ पे दिन के वक्त भी आसमान काला दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पे ये है कि चूँकि उसकी अपनी सतह इतनी ज़्यादा चमकदार है कि कैमरे के अंदर वो सितारे जो है कैप्चर नहीं हो पाए। चांद पर से जमीन की शक्ल तो नजर आ रही है, लेकिन जमीन के अतराफ में सितारे क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? जबकि अगर जमीन पे क्लियर आसमान हो तो हमें सितारे भी नजर आते हैं और चांद भी नजर आता है। तो इसकी वजह सिर्फ कैमरा सेटिंग्स हैं, और कैमरे को इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब हम कैमरे का एक्सपोजर बढ़ाएं तो सिर्फ लाइट चीजें यानी हल्की मध्यम चीजें हमें दिखाई देती हैं, और जो हल्की सी भी ज्यादा ब्राइट होती हैं चीजें वो ओवर एक्सपोज यानी बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाती हैं। कोई बल्ब हो और हमने बल्ब को फोकस करना हो तो हम एक्सपोजर कैमरे का कम कर देते हैं ताकि वो बल्ब की लाइट को, हल्की सी लाइट बल्ब की ले और उसको फोकस में ले आए। तो इस वजह से ये होता है कि उसके आसपास की बाकी चीजें जो मध्यम होती हैं वो बिल्कुल या तो गायब हो जाती हैं या अंधेरे में आ जाती हैं। ज़मीन के मदार के बाहर ख़तरनाक सोलर रेडिएशन यकीनन मौजूद है, और जो ज़मीन का मैग्नेटोस्फीयर है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, अगर उसके बाहर हम निकलते हैं तो यकीनन सूरज की इंतहाई ख़तरनाक रेडिएशंस जो है उनका हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका सामना ना कर पाएँ। यकीनन हमारे पास ऐसे मेटल्स मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए हम अपने रॉकेट्स को कवर करते हैं और उसके अंदर इंसानों को भेजा जा सकता है कवर अप करके, ताकि वो सोलर रेडिएशन से जो है वो बच पाए। ये एक अलग बहस है कि वो कई महीनों तक या कई सालों तक इंसान वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन छोटे मिशंस के अंदर ये जो है यकीन ऐसा हो सकता है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि चांद गाड़ी कैसे वापस आई, क्योंकि वहाँ लॉन्चिंग पैड तो है नहीं। तो फिर इसका सिंपल सा जवाब ये है कि एक थ्रस्टर्स लगे होते हैं चांद गाड़ी के नीचे जो कि चांद की सतह को पुश करते हैं यानी धक्का लगाते हैं। तो ये इसलिए भी आसान था क्योंकि चांद पर कटी शक्ल जो है वो जमीन से 6 गुना कम है, और 6 गुना कम होने का मतलब होता है कि अगर हम हल्की सी छलांग मारें चांद के ऊपर तो हम बहुत ऊंचा उठ सकते हैं बिना किसी लॉन्चिंग पैड के। जी बिल्कुल, ये एतराज़ उठाया जाता है कि भाई ज़मीन से तो लॉन्च करते वक्त पूरा लॉन्चिंग पैड बनाया जाता है, और चाँद पे लॉन्चिंग पैड नहीं था तो साइंसदान वहाँ से वापस कैसे आए? तो चूँकि ज़मीन पे बहुत शदीद ग्रेविटी है और चाँद पे जो है ज़मीन की निस्बत इंतहाई कम कशिश शकल है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें लॉन्चिंग पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिहाजा वहाँ से निकलने के लिए हमें छोटे छोटे जो रॉकेट्स हैं, जो थ्रस्टर्स लगे होते हैं, उनके ज़रिए हम जोर लगा के वहाँ से निकल सकते हैं। और अभी पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि लूनर ऑर्बिटर जो है वो बेसिकली लूनर लैंडर को जो है अपने साथ लेके ज़मीन पे आता है। तो लूनर लैंडर के अंदर इतने रॉकेट मौजूद होते हैं कि वो उड़ के ऊपर जाके लूनर ऑर्बिटर के साथ जुड़ जाए। वो अपोलो के 6 मिशंस पूरी तरीके से चांद को देख आए थे, जिसकी वजह से चांद पर जाने के लिए अरबों रुपए खर्च करने की हमें क्या जरूरत थी। इसलिए अब वही अरबों रुपए हम मरीख पर जाने के लिए खर्च कर रहे हैं। हाँ, लेकिन चांद पर बाकी और चाइना, इंडिया और वगैरह वगैरह दूसरी कंट्रीज जा रही हैं। तो अमेरिका को इसलिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि
अरबों रुपए जो चांद के ऊपर खर्च करने हैं वो हम मरीख के ऊपर खर्च कर लें। और अगर बहुत से लोग नहीं मानते कि चांद पर अमेरिका गया भी था, तो उन लोगों को मनवाने के लिए हम अरबों रुपए क्यों खर्च करें? ये अभी आके हमें मालूम हुआ है कि चांद के ऊपर पानी भी मौजूद है, तो यकीनन अब इंसान दोबारा चांद पे जाएगा और बल्कि वहाँ पे अपने बेस कैंप भी बनाएगा। लेकिन अब तक हमें ये मालूम नहीं था कि भी चांद के ऊपर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से दोबारा चांद की तरफ कोई ऐसा मिशन भेजा नहीं गया, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट दरकार होता है और पूरी मैशियत जो है किसी भी मुल्क की वो डमाडोल हो जाती है इन प्रोजेक्ट्स की वजह से। चीन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसीज़ हैं, जापान है, रशिया है, इंडिया है, इन सब ने वहाँ पे अपोलो मिशंस की वाक़यात देखी हैं जो इन्होंने बाद में अपने गैर इंसानी मिशन भेजे हैं। मेरे ख्याल से 30 या 35 मिशंस भेजे गए हैं इसके बाद भी। जो गैर इंसानी मिशन थे उन सब ने वहाँ पे बाकायदा अपोलो मिशंस की वाक़यात देखी हैं। मरकरी प्रोजेक्ट्स की जो गाड़ियाँ थी वो अभी भी चांद के ऊपर उसी तरह मौजूद है। हॉलैंड का जो वाक़या था उसमें मालूम नहीं हो पाया था, चोरों ने जो चांद के पत्थर थे वो चुरा के उनकी जगह जाली पत्थर रख दिए थे, तो ये बाद में मालूम हो पाया था साइंसदानों को। तो लेकिन जो बकाया म्यूज़ियम्स के अंदर पत्थर है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, और जब आप पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने ये पत्थर जो है इनके टुकड़े जो है तोहफे के तौर पे भेजे थे, तो किसी दुनिया के किसी हिस्से में किसी एक जगह पे इस तरह की कोई चोरी की वारदात हुई और मालूम नहीं हो पाया, बाद में हमें मालूम हो पाया, तो इससे कतई ये साबित नहीं होता कि इंसान चांद पे नहीं गया या दुनिया भर में जितने भी पत्थर मौजूद हैं वो जाली हैं या ये जो मून लैंडिंग है ये फेक है। चांद पर कदम रखना इतना आसान उस वक्त भी नहीं था जब सोचा जा रहा था, और आज भी नहीं है जब इसका बिना तहकीक इनकार कर दिया जाता है। अपोलो मिशन की कामयाबी के लिए यही सबूत काफ़ी है कि इस मिशन में लोगों की जानें गईं। 10 साल तक सारी मेहनत दुनिया के सामने हुई, लाखों अमरीकी इस मिशन का हिस्सा रहे। इस पर एतराज़ात वही लोग करते हैं जो इस मिशन का हिस्सा नहीं थे। जो इस मिशन का हिस्सा रहे उन्होंने मरते दम तक इस मिशन का हिस्सा होने पर फख्र किया। इसके अलावा सवाल तो ये भी पैदा होता है कि अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर चांद की सतह पर रेट्रो रिफ्लेक्टर्स कैसे पहुंचे, जिन्हें आज भी साइंसदान इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा इन तमाम हक़ाइक़ की बिना पर बिला झिझक कहा जा सकता है कि इंसान चांद तक पहुंचा है, ये एक हकीकत है, और बड़ी हकीकत को तस्लीम करने के लिए सोच की वुस्अतें भी खोलनी पड़ती हैं। कायनात बेइंतहा वसी है, इसको सोचते हुए अपने विजन को भी वसी रखिए, वरना ये दिमाग ज़मीन से परवाज तक नहीं करने देगा। इसी खातिर तो इकबाल ने कहा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। इसी रोज़ और शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।